सिस्टम मैंने करवा दिया है। चलो मैं तुमको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, नहीं तो तुम कॉमेडी करते रहोगे। ओपन बोर्ड खुल जा। दिख रही है स्क्रीन? जो ये मैम। बहुत बढ़िया। ये रहा हमारा कॉलेज। राइट। सो मैंने तुमको क्या बोला था? देखो, प्रूफ है मेरे पास, बोला था मैंने कि इस हफ्ते हम ये खत्म करेंगे। लेकिन टेस्ट तो मैंने यार बताया था ना तुमको, एक्सपेक्टेड पेपर में तुम्हारा क्या आएगा। एक्सपेक्टेड पेपर में जो तुम्हारा आना है वो आना है इन्वायरमेंटल इश्यूज और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्रिपेयर कर लो। इन्वायरमेंटल इश्यूज तो मेरे साथ अभी इस हफ्ते पढ़ोगे ही, है ना, तो वो साथ साथ हो जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रिवाइज कर लो, उससे पेपर बहुत आता है और उससे टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। फिर अच्छे से परफॉर्म करके आना है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस अच्छे से पढ़ लो। याद है ना मॉलिक्यूलर बेसिस किस बारे में है? ठीक है। यो मैम। बताइए किस बारे में है यो मैम? डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए का फॉर्मेशन, फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। ये थे सारे डीएनए के प्रोसेसेस, डीएनए के जितने भी सेंट्रल डोग्मा हम पढ़ते हैं। आरएनए के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और हम कौन सा प्रोजेक्ट पढ़ते हैं? ह्यूमन जीनोम। जीनो प्रोडक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम पढ़ते हैं इसमें। तो ये पार्ट तो तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा है ना, लेकिन एक पार्ट है जो तुमने मुझसे नहीं पढ़ा, वो क्या है तो बताएगा? आरएनए वर्ड। हाँ, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का वर्ल्ड, और सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। भूल गए तुम? बहुत यस। सारा पेपर आएगा बेटा इससे। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में एक्सपेरिमेंट्स आते हैं सर। कौन से एक्सपेरिमेंट्स आते हैं? एक एक्सपेरिमेंट का नाम बता दो। ग्रिफिथ। ग्रिफिथ, हाँ, जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आता है ना, मैक मैक्लोडी, और दूसरा नाम मैं भूल गई, बताओ। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट है, ये सारे के सारे तुम्हें आएंगे एवरी वाले, राइट। सो ये वाला पार्ट तुमको खुद से करना है ना। और इसमें एक पार्ट आता है डीएनए फोल्डिंग। डीएनए फोल्डिंग में हम वो पढ़ते हैं ना हिस्टोन प्रोटीन की कहानी, राइट। तो मैं तुमको अभी क्यों बता रही हूँ, आज कौन सा वार है? व्हाट इज टुडे? ट्यूसडे। मंगलवार। ट्यूसडे। मंगलवार, शुद्ध हिंदी। तो आज ट्यूसडे है ना। तो ट्यूसडे को अगर तुम मॉलिक्यूलर, अब मैं चलो ट्यूसडे मानती हूँ चला गया, तुम्हारा अपना प्लान होगा। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो तुम इन्वायरमेंटल इश्यूज तो मेरे साथ कर लोगे, लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेता है एटलीस्ट 2 से 3 दिन ले लेगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और काफी सारा तुम्हें खुद से एक बार पढ़ना है, राइट। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करो। फिर इसमें जो तुम्हें डाउट्स आएंगे, जहां तक मेरी नॉलेज है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स में एक जगह पे डाउट आएगा, जब वो नाइट्रोजन से सेपरेशन करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को समझने के लिए, और एक हिस्टोन वाले पॉइंट पे डाउट्स आते हैं। तो जब तुम पढ़ोगे तभी डाउट आएंगे ना, तो इसको पढ़ लो ताकि तुमको डाउट आए, ठीक है। 4 दिन है, तो कम से कम 2 से 3 दिन पढ़ोगे, फिर डाउट आ गया फिर पूछ लेना, नहीं तो फिर संडे को नंबर कम आएंगे, राइट। यो मैम। जो मैम। बस 2 बच्चों को ही समझ आया और किसी को नहीं आया? यो मैम। जो मैम। ओके। सो कौन कौन आ गया क्लास में? लेट्स सी। तरुण इज हियर, सोनाक्षी इज हियर, सिमरन, शालिनी, सान्या, साहिल, रिया, राब्या, पलक, पल्लवी, मुस्कान इज हियर, मीनाक्षी इज हियर। मीनाक्षी, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, कुलदीप इज हियर, कृतिका इज हियर, हेमराज इज हियर। हेमराज तो सबसे पहले आया था। गुरप्रीत भी है, दिव्या भी है, अनीश भी है, आंचल भी है। अरे वाह, मैं भी हूँ, बहुत बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करें। तो हम कर रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक हमने नीट के करे हैं, और हिमांशु सर ने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, इसलिए हमने उनका नाम यहाँ लिखा है। चलो, तो इसमें ये वाला चार्ट कर लिया था हमने, याद है तुम्हें? पढ़ा था? यो मैम। यो होमवर्क क्या था? मैम। होमवर्क क्या था बेटा? होमवर्क बता। होमवर्क क्या दिया था? पहले बच्चों जो होमवर्क लाना छोड़ो, होमवर्क ही भूल गए। क्या दिया था होमवर्क? यार तुम मेरा होमवर्क नहीं करते तो गलत बात है। मैं भी तुमको क्वेश्चन दूंगी, देखना तुम। 150 मैम क्वेश्चन पर सिंबल्स सिंबल साइन दिए थे आपने कि सिंबल साइज कौन कौन से होते हैं अभी? क्या दिया था मैंने? सिंबल्स म्यूचुअलिज्म के लिए सिंबल कौन सा होगा, वो वाला बोला था आपने तो पढ़ने के लिए। इंटरेक्शंस पढ़ने के लिए कहा था। यस मैम।
तो मारूंगी ना, तो तेरे को हेडिंग नहीं पता तो तू क्या पढ़ के आया है? झूठे झूठे सिंबल सिंबल कर रहा है, मैं भी कंफ्यूज होगी, मैं कहीं कौन सा होमवर्क दे दिया मैंने। बाकी पढ़ लो कॉलेज एनसीईआरटी से। नहीं तो ये होगी नहीं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो तुमको खुद पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स ईजी है लेकिन उसको पढ़ने के लिए एक बार तो उठना पड़ेगा ना कष्ट करने के लिए, राइट। तो यही होमवर्क था कि इंटरेक्शंस पढ़ के आनी थी ताकि हम आज डिस्कस कर पाते क्विकली, राइट। लेट्स सी, कोई बात नहीं, जब मैं इंटरेक्शन का क्वेश्चन दूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा कितना ने होमवर्क किया है। ये क्या चीज है स्क्रीन पे दिख रही? एज पिरामिड। क्या होते हैं ये? हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाते हैं। हाँ, इन द टर्म्स ऑफ एज की बात भी करते हैं, राइट। तो अगर अनीश तुम्हें बताओ, एक्सपेंडिंग और स्टेबल में मैं फर्क कैसे पता करूंगी? मैं एक्सपेंडिंग में जो प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल होंगे वो ज्यादा होंगे, और इसमें जो है स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव और जो रिप्रोडक्टिव है वो सेम लेवल पे होंगे। ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होंगे, ठीक है। वर्ड हमेशा ऑलमोस्ट यूज करना है, ओके। यो मैम। ओके, हाँ ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि देख ये वाला स्लैब जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वालिटी, लेकिन यहाँ पे कम हो गया ना, तो इसको हम ऑलमोस्ट लिखते हैं, ओके। ऑलराइट, ब्रिलियंट। चलो फिर इस पे क्वेश्चन हो जाए। यो मैम। यो मैम। अरे फोन कहाँ गया मेरा, फोन कहाँ गया? ओहो, टाइमर कहाँ चला गया? एक सेकंड ना, एक सेकंड, कोई भूल ही गए रख के जाना। खोजबीन जारी है फोन की। अरे मिल गया। फोन बहुत ही दूर रखा हुआ था। ओके, रेडी? यो मैम। ये कौन सा रेडी है इतना मरा हुआ? ढंग से रेडी? यस मैम। यो Yes, मैम। ma'am. यो मैम। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 45 सेकेंड्स, क्विक। 45 सेकेंड्स, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वेरी गुड, पहला आंसर आ भी गया, क्या वाह, अरे वाह अरे वाह, अरे अरे सही सही आंसर आ रहे हैं, क्या बात हो गई? इंटेलिजेंट बच्चे। वेरी गुड अनीश, रेणुका, कृतिका, हेमराज, तरुण, सबके सही आंसर। मुस्कान, अच्छा जी। कुलदीप, वेरी गुड। ओके, 30 सेकेंड्स हो चुके, 15 सेकेंड्स लेफ्ट। आंचल, दिव्या बेटा एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन। गुरप्रीत, राइट। एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लास्ट 5 सेकेंड्स, कम ऑन जल्दी करो। पल्लवी दोबारा देखो बेटा। ओके, 5 4 3 2 1, स्टॉप स्टॉप। रिया के बाद आंसर। आंचल, ये तुम दूसरी बार आंसर बदल रही हो, रुक जाओ। So the question in a growing population of a country, क्या बोला इसने? ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट। तो बेटा ग्रोइंग को क्या हम बोल सकते हैं? एक्सपेंडिंग, यस मैम। है ना। तो हम अपनी एनसीईआरटी में एक्सपेंडिंग के साथ ग्रोइंग लिख सकते हैं ताकि हमको याद रहे। तो मुझे बताओ ग्रोइंग पॉपुलेशन का चार्ट देख के आंचल क्या देख रहा है तुमको इसमें? ये वाला पिरामिड देख के बता, आंचल बताएगी। कोई भी आंचल बता दो, दो है वैसे। क्या दिख रहा है चार्ट इसमें, इस वाले पिरामिड में? मैम ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है? कैसे कैसे पता चल गया तुझे? जादुई ताकत है तेरे पास, है? देखा क्या तूने, ये बता। मैम ये एज का पिरामिड है ना, तो फिर जैसे प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जैसे जो एडल्ट होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव मतलब नहीं, हो गई आंचल। रिप्रोडक्टिव ओल्ड एज वाले। हम्म, चलो कोई मदद करो आंचल की भाई, अनीश के अलावा। मैम जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्टिव फेज में जितने इंडिविजुअल हैं उनसे ज्यादा है। हाँ, आंचल कैसे पता चला? जो ये देखो इसकी, ये देखो हॉरिजॉन्टली देखो, ये जो स्लैब है ये बड़ा है ना ब्लू वाले से, येलो वाला बड़ा है ब्लू वाले से, तो प्री रिप्रोडक्टिव में ये बड़ा है, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल ज्यादा है।
तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले में ज्यादा इंडिविजुअल है एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है मतलब बस से 20 साल के बाद ये सारे प्री रिप्रोडक्टिव मतलब एडोलेसेंट वाले सारे के सारे अब रिप्रोड्यूसिंग एज में पहुंच जाएंगे। तो ऐसी पॉपुलेशन हमेशा ग्रो करती है जहाँ पे बच्चे ज्यादा है, जहाँ पे यूथ ज्यादा है, ठीक है, ऐसी कंट्री हमेशा ग्रो करती है। अब करते हैं सो इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, इज इट करेक्ट? यो यो मैम। एग्जैक्टली मैम। करेक्ट। ये तो पढ़ा हमने अभी पीछे कि प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट से हमेशा ज्यादा होंगे। सेकंड ऑप्शन कैसे इनकरेक्ट है ये भी पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है ये वाले रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल पोस्ट रिप्रोडक्टिव से कम होने चाहिए। ऐसी वाली पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? अगर वो पोस्ट से कम होंगे तो ऐसी वाली पॉपुलेशन एक तो यहाँ बनाई नहीं है, और अगर होती भी तो वो डिक्लाइन होती, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ देखो रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर होते ना तो वो कभी भी ग्रोइंग पॉपुलेशन नहीं होती। ग्रोइंग पॉपुलेशन में हमेशा वेरिएशन दिखेगी तुम्हें, ठीक है, कोई ग्रो कर रहा है ना तो उसमें वेरिएशन आएगी। अगर सब कुछ इक्वल हो गया, स्टेबल हो गया, तो फिर कभी भी कोई पॉपुलेशन ग्रो नहीं करती, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, प्री वाले कम होंगे रिप्रोडक्टिव वाले से, तो ऐसी वाली तो डिक्लाइन कहलाती है अगर हम इस ग्राफ में देखें। तो ये जो तुम्हें पिरामिड्स है ना इसके बेसिस पे क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक बार इन पिरामिड्स को खुद से स्टडी करके देखना तुम्हें क्या समझ आया, और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो भी बताना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, यो यो मैम। यो मैम। स्टार्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें तुमसे इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूछूंगी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ऐतिहासिक समय में, तो तुम भूल गए। याद है जब अकबर आया था हिंदुस्तान में, तब पढ़ाया था मैंने तुम्हें। मैम सच में? हाँ सच में, मैं तो जिंदा थी अपनी सोच। फाइव सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 स्टॉप। जिन बच्चों को शक है मैं सच में घड़ी चलाती हूँ भाई देख लो। ठीक है, ऐसे शक मत किया करो। 6 बच्चों ने आंसर दिया, हिम्मत की दाद देती हूँ मैं तुम्हारे, कॉन्सेप्ट नहीं पता तुम्हें लेकिन आंसर दिया तुमने, गुड। साहिल, कृतिका, कुलदीप, गुरप्रीत, तनीषा, रेणुका, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड ट्राई, गुड। अब मुझे बताओ किसी को कॉन्सेप्ट याद है सक्सेशन का? ऐसा कुछ कभी किसी जमाने में पढ़ा था? सक्सेशन भी कुछ होता है जिसमें अनीश ने मुझसे काफी सवाल पूछे थे। कहाँ है वो बच्चा? हाँ भाई ये सक्सेशन बता। हम किसी भी लैंड पे एक पूरा फॉरेस्ट तैयार होना उसको सक्सेशन बोलेंगे प्रोसेस को। पूरा फॉरेस्ट तैयार हो जाना उसको सक्सेशन बोल देंगे। अच्छा तो वो लैंड कैसा होता है? हम लैंड दो तरह के होते हैं, या तो वो वेट होगा या फिर वो ड्राई लैंड होगा। हाँ मतलब ऐसा लैंड जिसके ऊपर कोई लाइफ नहीं होती है ना, तो हम ये कहते हैं। तो कोई भी लैंड लैंड जिसके ऊपर कोई लाइफ नहीं है, राइट, लाइफलेस है, अभी लाइफलेस है। अब धीरे धीरे इसके ऊपर जिंदगी आएगी, तो जिंदगी सबसे पहले इन लैंड पे जिंदगी आने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज होनी चाहिए सक्सेशन में? क्या बनना जरूरी है? सॉइल। सॉइल। बच गया बेटा तू। तेरा दिन अच्छा है। तो आज बहुत जलील होते। ये रहा सॉइल। तो सबसे पहले सॉइल आ गई, सॉइल बन गई, पत्थरों के टूटने से सॉइल बन गई। उसके बाद सॉइल के ऊपर सबसे पहले कौन आएंगे? भी पत्थर और भी पड़े हैं बहुत सारे बड़े बड़े। अब कौन आ ब्रायोफाइट्स। रहा? अच्छा छोटे छोटे हम मॉसेस लिख देते हैं ना, एल्गन एंड मॉसेस, तो ब्रायोफाइट्स कह सकते हो, कोई गलत बात नहीं होगी वैसे। मॉसेस लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि इसको सिंपल रखें। तो मॉसेस आ गए। अब देखो एक बात बताओ, कि यहाँ पे बहुत स्टेबल इन्वायरमेंट होगा? अभी तो यहाँ फॉरेस्ट बनना है ना, तो क्या लगता है तुमको कि यहाँ पे अगर हवा चलती होगी तो क्या इस पत्थर को, मिट्टी को जल्दी फर्क पड़ता होगा? इस लैंड पे कोई ट्री वगैरह नहीं है। इन्वायरमेंट कैसा होगा इनिशियली सक्सेशन में? सोचो, अगर बहुत जोर से हवा चला दूं यहाँ पे तो कैसा रहेगा, क्या होगा? सोचो। डिस्ट्रॉय समथिंग। सारी तरफ मिट्टी उड़ेगी, पत्थर इधर से उधर होने लग जाएंगे, कोई भी चीज इसे होल्ड नहीं कर पाएगी ना मिट्टी को, यहाँ पे कोई पेड़ तो है नहीं। तो ये जो इन्वायरमेंट है ना ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, राइट। अभी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो जो सक्सेशन के स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, ठीक है। अच्छा जब सक्सेशन एंड होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? अनीश के अलावा और कोई बताए? तरुण, तरुण हमें सिर्फ मैसेज करता है, और कोई बताओ क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? मैम जो तरुण? लास्ट। होती है
फाइनल कम्युनिटी आती है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं सक्सेशन अचीव हो गया, राइट, फाइनल कम्युनिटी। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रीज। बहुत सारे ट्रीज होंगे, ग्रासेस होंगी, ये मैम हर्ब्स। shrubs होंगे, एनिमल्स भी दिख जाएंगे तुझको उड़ते फिरते, यस मैम। है ना, पानी का सोर्स भी दिख जाएगा, राइट। तो ऐसी कम्युनिटी में अब मैं जोर से हवा चलाऊं, क्या होगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स, ये एनिमल्स ने मिट्टी को भी होल्ड करके रखा है, एनवायरमेंट को भी होल्ड कर। ऐसा नहीं हवा चली और सारे के सारे घर उड़ गए बर्ड्स के, ऐसा नहीं होता। पेड़ की कैनोपी से बचा के रखते हैं, राइट। तो ये स्टेबल कम्युनिटी है। तो जो डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट होता है वहां पे जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे मॉसेज आए, मॉसेज रुकेंगे फिर वो चले जाएंगे, फिर हमारे लाइकन्स आएंगे, लाइकन रुकेंगे फिर चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे हर्ब्स आएंगे, श्रब्स आएंगे। तो डिस्टर्बिंग कम्युनिटीज में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना, उनको हम कहते हैं आर सिलेक्शन स्पीशीज, ठीक है। तो जो सक्सेशन के स्टार्टिंग में स्पीशीज तुम पढ़ते हो, जिनके नाम तुमको एग्जैक्टली याद नहीं रखने हैं, बस याद रखना कि डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में जो आ रहे हैं वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आर सिलेक्शन वाले। और जो बाद में आ रहे हैं वो कौन से हैं? उनका नाम है के सिलेक्शन स्पीशीज। इतनी बात समझ में आई? यो मैम। ये फैंसी सा नाम दे दिया मैंने उनको। अब आर सिलेक्शन से क्या मतलब है? अच्छा एक बात बता, अगर इतना डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट है और एक मॉस आएगा, तो मॉस क्या चाहेगा कि जल्दी जल्दी से क्या होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा ही समय है, तो क्या करने की कोशिश करेगा वो? नेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करने की कोशिश करते हैं? रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस, ताकि वो अपनी प्रोजेनी छोड़ के जाए, राइट। तो आर सिलेक्शन स्पीशी में रिप्रोडक्टिव रेट कैसा होगा, हाई या लो? हाई। हाई। यस, रिप्रोडक्शन रेट हाई। ये साथ साथ लिखो, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हुआ, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी में ढंग से मेंशन नहीं है ये। अच्छा, अगर रिप्रोडक्शन वो ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा चाहिए, मैं लिख दूं नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मोर, लिख दूं। हर रिप्रोडक्शन के बाद नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मोर आते हैं। साइज बताना, क्या ये प्रेफर करेंगे बड़े साइज के प्लांट्स आए या प्रेफर करेंगे छोटे साइज के ज्यादा प्लांट आए? छोटे छोटी साइज। साइज के ज्यादा। क्यों क्यों? ताकि कम टाइम में ग्रो हो जाए। ताकि एनर्जी कम हो। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म, एनर्जी भी तो उसको ज्यादा चाहिए ना। अब कोई वेजिटेरियन है, वो कितना खाना खाता है, हाथी को कभी खाना खाते देखना, वो इतना सारे क्यों खाते? इतनी बड़ी बॉडी भी तो संभालनी है। तो स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्टिव रेट इनका बहुत हाई होता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं उल्टा लिखूंगी के सिलेक्शन में। के सिलेक्शन में मैं क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स लेस, एक बारी में एक स्पीशी कम ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। साइज कैसा रहेगी इनके ऑफस्प्रिंग का? लार्ज। लार्ज, क्या बात है, ये तो सारा सीख गई, राइट। रिप्रोडक्टिव रेट कंपैरेटिवली स्लो। इज इट क्लियर? लिख लिया सबने? नहीं बताओगे? डन मैम। डन मैम। डन, सबका डन, सबका डन। स्पीसीज वाला दिखाना। ये वाला? यस। आज बच्चे कम क्यों आए? कहाँ भगा दिए तुमने? जैसे से नीट पास आ रहा है तुम्हारे अटेंडेंस भी कम होती चली जा रही है, क्या हो गया? डन मैम। ओके, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड्स आप करके बताना, सिर्फ 10 सेकेंड सब। Stop. जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना तो क्वेश्चन हो जाते हैं, दैट्स द ओनली पॉइंट। तो कभी कोई क्वेश्चन ना हो पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे होगा नहीं, इसका मतलब ये है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो पीछे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ो, हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही बताना हमें। और आर सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए क्या सही है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, बहुत सारी प्रोजेनी बनाएगी स्मॉल साइज की। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? नो मैम। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाएंगी, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मोर, जो स्मॉल साइज की होगी। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? यस मैम। हाँ बेटा, ये करेक्ट। हाँ, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज, नहीं, लार्ज साइज तो हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाती है के वाली। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी, स्मॉल नंबर वो बना ही नहीं सकती ना, तो उसकी पॉपुलेशन तो बचेगी नहीं। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज, ये भी नहीं हो सकता। सो आंसर वुड बी ए, ओनली ए। इज इट क्लियर?
यस मैम। मैम। ओके, चलो बढ़िया। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने तुमको पीछे कराया है, ये वही लिखा है, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड के बीच में तुम्हें डिफरेंसेस लिखने हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लो, तुम्हें एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स भी याद होंगे तो बहुत बढ़िया है। और इसको किसी को भी प्रॉब्लम होगी इस पॉइंट्स में, जस्ट मैसेज मी, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। यो मैम। मैम। अब आएगी इंटरेक्शंस। चलो भाई, देखती हूँ किसने होमवर्क किया है। 20 सेकेंड्स, समय चल चुका है। ओके, ये नहीं दिख रहा। चलो भाई 20 सेकेंड 10 सेकेंड तो चले गए, बातें क्या कर रहे हो? 20 सेकेंड 20 सेकेंड। 5 4 3 2 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अच्छा, कितने बच्चों ने होमवर्क किया है? 6 बच्चों ने होमवर्क किया है। मैं तुमको 1000 क्वेश्चन दूंगी एक दिन के, देखना तुम फिर आएगी। ये कौन है? ये स्टॉप के बाद आंसर तरुण, तुम्हारा नेट स्लो है या तुम स्लो है? स्टॉप के बाद आंसर क्यों दे रहे हो? ये तुमने 6 बच्चों ने होमवर्क क्यों किया, बाकियों को क्या हुआ था? बता भाई। हाँ भी, दिव्या, मीनाक्षी, मुस्कान, राब्या, संजना, सिमरन, देवेश, क्या होमवर्क क्यों नहीं किया? पता मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। हाँ भाई, क्यों नहीं पढ़ा? रीजन तो बताओ, तो कोई सॉल्यूशन निकाले। अच्छा, हिडन मैसेज करके बताओगे? बताओ क्यों होमवर्क नहीं किया है? मैम मेरा नेट स्लो है। अच्छा आंसर, ओके कोई बात नहीं मैम, स्कूल में टेस्ट था। अच्छा स्कूल में टेस्ट था, किस चीज का टेस्ट था तेरा? बता, किस चीज का टेस्ट था? केमिस्ट्री का, बड़ी तेज है। बेटा 2 तो पेज थे इंटरेक्शन के, उसमें कितना सारा पढ़ना था, एक रीडिंग भी तो माननी थी। ये तो गलत बात है ना। एक रीडिंग तो कर ही सकते हो, क्लास के बाद हाफ एन आवर 30 मिनट सिर्फ। मैं 30 मिनट से ज्यादा को होमवर्क देती नहीं, कि 30 मिनट से ज्यादा का होमवर्क मैं भी मुश्किल से ही करती थी, तुम्हें कैसे दूं मैं? 30 मिनट्स का होमवर्क तो करके आओ ना। मैम नेट स्लो है। अच्छा दिव्या, नेट स्लो है इसलिए होमवर्क नहीं किया तुमने, ये तुम्हारा रीजन है? भैया होमवर्क करके आया करो, उससे तुम्हें नुकसान होगा। अभी तुमने होमवर्क किया होता है, क्वेश्चन जल्दी हो जाता ना, तो ज्यादा क्वेश्चन मेरे साथ कर लोगे। तुम होमवर्क कम करोगे, क्वेश्चंस में ज्यादा यहाँ टाइम लगेगा। तो मतलब कि हम लोग, मतलब अगर एक क्लास क्वेश्चन देर से शो होता है, क्वेश्चन देर से शो हो रहा है? अच्छा, सबको क्वेश्चन देर से शो हो रहा है, ऐसा है क्या? नो मैम। नो मैम। अरे बेटे, नो तुम्हारा मैम। या तो तुम्हारा नेट स्लो है या तुम्हारी आंखें खराब होगी, उसको पानी डाल के ऐसे ऐसे करके देख। नेट स्लो चल रहा है तुम्हारा, एग्जिट करके एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, लेकिन आ जाना। तो होमवर्क इसलिए करके आया करो ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन साथ में करें। तुम होमवर्क नहीं करोगे तो फिर तुम्हें खुद से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इन एनी केस तुम्हारे ही काम बढ़ रहा है ना। तो होमवर्क कर लिया करो, तुम्हारे फायदे का है, ठीक है। इंटरेक्शन क्या होती है नेचर में? इंटरेक्शन का मतलब सिंपली है, क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, करोगे तो तुम्हें। इंटरेक्शन का क्या मतलब है? 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, राइट। अब नेचर में ना बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको नहीं जानना कि उसने इससे लड़ाई करी या उसके इतने नंबर आए। उनको मतलब होता है खाने से, राइट। मेनली उनको मतलब होता है खाने से या हैबिटेट से। तो 2 लोगों के बीच में कैसी बातचीत है उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन, ठीक है। तो 2 इंडिविजुअल्स हम लेके चलते हैं, तो मान लो एक इन दोनों के बीच में बहुत सारे तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। मान लो ए इंडिविजुअल है, उसको बी से बात करके फायदा होता है, तो अगर उसको प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? पॉजिटिव से, ठीक है। और अगर ए को बी से बात करने में नुकसान होता है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? नेगेटिव से, ठीक है। तो ये कहते हैं लॉस। और ए को बी से बात करने में कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, मतलब बोल रहे या नहीं बोल रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 यानी न्यूट्रल से, ठीक है। इतनी बात क्लियर? यो मैम। बहुत बढ़िया। हाँ, आप को आवाज आ रही है, इतनी देर से बोल नहीं रहा था। तो अगर ए को फायदा होगा तो मैं लिखूंगी, इसे लिखूंगी कैसे? 2 लोगों की इंटरेक्शन है ना, तो मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगी ए कॉमा बी, और इनकी इंटरेक्शन को मैं कैसे लिखूंगी? ब्रैकेट में ए को फायदा हो रहा था इस इंटरेक्शन से, बी को भी फायदा हो रहा था, तो ऐसे लिख दूंगी। तो पहला सिंबल रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल, दूसरा दूसरे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ए को प्रॉफिट हो रहा है और बी को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म।
म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। जैसे कि जिन्होंने कल पढ़ा था उन्होंने पढ़ा था यक्का और मौत का एग्जाम्पल। यक्का और मौत का एग्जाम्पल, यक्का एक फ्रूट होता है, उसके अंदर मौत ना अपने बच्चे दे देता है, तो मौत के बच्चे उस पर फीड करते हैं, और जब मौत विजिट करता है यक्का को तो वो उसको पॉलिनेट कर देता है एक्सीडेंटली। तो बेसिकली इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों को बहुत फायदा है इस इंटरेक्शन से। अच्छा, एक को फायदा हो रहा है, एक को फायदा, जरूरी नहीं है इसको मैं पॉजिटिव बोलूं, मैं इसे भी बोल सकती हूँ। सो अगर ऐसा है कि ए को फायदा हो गया और बी को नुकसान हो गया, और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि बी को फायदा हो गया, एक को नुकसान हो गया, तो ऐसी वाली इंटरेक्शन को मैं क्या बोलूंगी? कोई और बताना, उसकी आवाज नहीं आई मुझे। प्रीडेशन। प्रीडेशन, बस प्रीडेशन। पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म। फर्क क्या है? फर्क क्या है? इसके फर्क पे क्वेश्चन है, फर्क क्या है? फर्क बताओ, फर्क बता दो, माफ कर दूंगी मैं तुम्हें होमवर्क ना करने के लिए। फर्क बताओ, भेदभाव बताओ। प्रीडेशन में जो प्रे होगा वो एकदम से खत्म हो जाएगा, उसको प्रे खत्म हो जाएगा, और जो पैरासिटिज्म है उसमें जैसे होस्ट होगा और पैरासाइट होगा तो वो एक तरह से धीरे धीरे करके वो होस्ट को कंज्यूम करेगा उस तरह से। ये बच्चा पढ़ के आया, गुड, अच्छा बोला तुमने। ठीक है, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक फर्क तो ये है जो अनीश ने बहुत ही ब्यूटीफुली से बोला कि प्रीडेशन में हम कौन से वर्ड पढ़ते हैं, ये फर्क लिख लो क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म का फर्क पता होना चाहिए, राइट। तो प्रीडेशन में हमारे पास दो वर्ड आते हैं, प्रे एंड प्रीडेटर। प्रीडेटर। प्रीडेटर जो खाएगा, प्रे जिसको खाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रीडेटर है जो खाने वाला है, और ये किसको खाने वाला है? ये गई हमारी आंचल, ये आंचल को खाएगा। आंचल होमवर्क नहीं करके आई, ओके। और पैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासाइट एंड पैरासाइट एंड होस्ट, राइट। हाँ, तो जो होस्ट होता है, होस्ट में हम किसको बनाते हो? कौन था होमवर्क नहीं करके आए? तरुण को होस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा तरुण। और पैरासाइट, अब पैरासाइट कौन सा बना है जो लॉजिकल हो? ह्यूमन की बॉडी में कौन सा पैरासाइट होता है? एक्टो पैरासाइट बड़ा कॉमन है छोटे बच्चों में जो नहाते नहीं, तुम नहाते नहीं। लीस 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 बेटा, लीस तो किराए पे किराए पे देना बोलते हैं। लीस लाइसेंस जो पढ़ते नहीं ना ऐसे होता है उनके। अरुण होमवर्क कर गया करो, ठीक है। तो लाइसिस इज पैरासाइट, राइट। तो पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टो और एक होते हैं एंडो पैरासाइट। क्या फर्क है? एक्टो बॉडी के बाहर और एंडो जो बॉडी के अंदर। बॉडी के बाहर जो लगे हैं वो एक्टो पैरासाइट। अगर किसी के सिर पे जुए पड़ गए, डॉग्स के ऊपर टिक्स लगे होते हैं, वो एक्टो पैरासाइट है जो बॉडी से बाहर अटैच्ड है, अटैच रहते हैं पैरासाइट। और एंडो पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर है, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर टेप वॉर्म चला जाता है, तो एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर है लेकिन अटैच है। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में पहले तो वोकैबुलरी का फर्क है जो तुमने देख लिया, होस्ट, पैरासाइट, प्रे, प्रीडेटर। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क ये है, अगर तुम साइज की बात करो, जो प्रे होता है और प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर का साइज कैसा होता है? छोटा या बड़ा प्रे के कंपैरिजन में? बड़ा। लार्ज एज कंपेयर्ड टू प्रीडेटर बिग एंड प्रे हमेशा स्मॉल होता है, राइट। अगर बड़ा हुआ तो फिर तो लड़ लिया, शेर से बड़े अगर हिरन लग गए तो फिर तो शेर को मिल गया खाना। लेकिन पैरासाइट और होस्ट के केस में बड़ा कौन है? तरुण ज्यादा बड़ा है या जुए? तरुण। कौन ज्यादा बड़ा है? तरुण। होस्ट इज बिग एंड हमारा पैरासाइट स्मॉल है, राइट। तो ये साइज का फर्क है। और क्या शेर को, ऐसा प्रीडेटर को, ये आंचल थी ना हमारी, अरे हाँ मैं तो भूल गई। तो आंचल को एलिगेटर अगर पकड़ना चाहता है तो क्या एलिगेटर को आंचल के साथ हमेशा पकड़े रहना पड़ेगा उसे, ये एक ही बार पकड़ के खा जाएगा? एक ही बार में। एक ही बार एक ही बार में। एक ही बार पेट भर जाएगा, है ना। तो इसमें प्रीडेशन में प्रे और प्रीडेटर के बीच में क्लोज एसोसिएशन हमेशा नहीं रहती है, सिर्फ हंटिंग के टाइम में वो पास आते हैं। लेकिन पैरासाइट के केस में तरुण की जो लाइसिस है, अगर उनको खून पीना है तरुण का, जैसे तरुण मेरा खून पी रहा है होमवर्क ना करके, तो उनको हमेशा साथ एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, या ओकेजनली जुएं चली जाती है फिर आ जाती है? बोलो। मैम साथ रहना पड़ेगा।
हाँ, क्लोज एसोसिएशन। सो पैरासिटिज्म में क्लोज एसोसिएशन इज देयर बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। ये पॉइंट लिखो, क्लोज एसोसिएशन किसके बीच में? बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लॉन्ग में लिखोगी। मैं टीचर हूँ, मेरी मर्जी। तुम स्टूडेंट हो, तुम पूरा लिखोगे। प्रिडेशन में नॉट ऑलवेज क्लोज, सिर्फ भोजन करने के टाइम पास आएंगे, वैसे वो आंचल को ऐसे खेलने कूदने देगा, ठीक है? बस ये मेन फर्क होता है। और दोनों में किसको फायदा हो रहा है? यहाँ पर प्रीडेटर को फायदा हो रहा है और यहाँ पर पैरासाइट को फायदा हो रहा है। होस्ट को नुकसान हो रहा है, प्रे को नुकसान हो रहा है, राइट? सो दिस इज द रिलेशनशिप। गॉट इट? डन? डन मैम। नो मैम। आगे किसमें ज्यादा होगा? एनर्जी ट्रांसफर किसमें ज्यादा होगा? बेटा एनर्जी ट्रांसफर जाता है साहिल प्लांट के बाद सब में बारी बारी जाता है। तो एनर्जी ट्रांसफर हमेशा प्लांट पे जो फीड कर रहे हो उसको ज्यादा एनर्जी मिलता है। फिर उसके बाद जो कार्निवोर्स होते हैं उनको धीरे धीरे एनर्जी जाता है। इट्स नॉट अबाउट द साइज, इट्स अबाउट द विच ट्रॉफिक लेवल तुम बैठे हो। चलो इधर आओ भाई। अच्छा ये हो गया। अच्छा ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसे वाले रिलेशन को क्या कहते हैं? कमेंशियलिज्म। कोमेंजलिज्म। कोई एग्जांपल है इसका? एंटीबायोटिक्स। नहीं, एंटीबायोटिक्स इसका एग्जांपल नहीं है। एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल कैसे होगा? एंटीबायोटिक खा ली तो बेचारा बैक्टीरिया तो मर गया, उसको तो हमें तो नुकसान। फायदा हुआ। अब तो बेटा फिर वो रिलेशनशिप तो दूसरा हो गया ना, वो हो गया। कमेंशियलिज्म हो गया। मैम अमेंशलिज्म में तो ये वो नहीं होगा कि एक स्पीस को हार्म हो रहा है और दूसरी अनहार्म्ड रह रही है? आपस में वो कर लो। मैम प्रीवियस स्लाइड। नहीं, अमेंजलिज्म नहीं होगा इसका एग्जांपल। ये वाली स्लाइड इसका एग्जांपल इमेंजलिज्म मैं बता रही हूँ, एंटीबायोटिक बता रही हूँ, लेकिन एंटीबायोटिक यहाँ एग्जांपल नहीं आएगा। तो मुझे बताओ ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फायदा हो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि वेल, पता है? वेल नहीं पता तुमको कौन होती है? यस मैम। पता है मैम। कितनी प्यारी सी वेल होती है ना? तो जो वेल होती है वो कितनी बड़ी होती है, तो वेल जब चलती है ना तो वो खाना खाती हुई जाती है। तो जो भी खाना वो खाती है ना, सारा खाना थोड़ी उसके मुंह में जाता है, कुछ टुकड़े पीछे चले जाते हैं उसके मुंह से। तो जो टुकड़े पीछे चले जाते हैं ना, वेल के साथ हमेशा कभी भी देखना डिस्कवरी चैनल पे, अगर तुमको कार्टून नेटवर्क से समय मिले तो उसके पास यहाँ पे छोटी छोटी फिशेज अटैच होती है, इवन बार्निकल्स भी अटैच होते हैं। तो जो छोटी छोटी मछलियां होती है ना, वेल के सरफेस पे चिपक जाती है, ठीक है? तो वेल जो खाना खाती है उससे बचा हुआ खाना वो खा लेती है, ऊपर से वो वेल के सरफेस पे चिपकी रहती है, तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है, जल्दी से उनको आके कोई बड़ी मछली खा नहीं सकती, क्योंकि वेल के पास कोई एकदम से आएगा ही नहीं, वेल इतनी बड़ी है। तो वेल को इस रिलेशनशिप से कोई फायदा नहीं हो रहा, वो मछली उसके साथ चिपकी है, उसको कुछ कह भी नहीं रही है, उसके मुंह से खाना छीन भी नहीं रही है, बचा हुआ खाना खा रही है ना। तो वेल को इस रिलेशनशिप से कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है, तो मैं कहूंगी न्यूट्रल है। लेकिन इन मछलियों को तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ऐसे वाले रिलेशनशिप को कोमेंजलिज्म कहते हैं। समझ आया? जी मैम। डन मैम। कोमेंजलिज्म। अमेंजलिज्म क्या होता है? न्यूट्रल एंड नेगेटिव। तो नुकसान न्यूट्रल एंड नेगेटिव। न्यूट्रल एंड नेगेटिव। तो इसमें क्या हुआ? अब एंटीबायोटिक का एग्जांपल देते हो, तो तुमने बोला, तुमने बोल दिया अब। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया था उसके अंदर एंटीबायोटिक्स थी, उसने अपने लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए एंटीबायोटिक बनाई थी ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने एक प्रोटीन बनाया था बचने के लिए, ठीक है? तो ये एंटीबायोटिक है। अब ये एंटीबायोटिक जो है हमने निकाल ली, उसने तो अपने प्रोटेक्शन के लिए कभी बनाई होगी। अगर बैक्टीरिया के अंदर मैं बोलूँ तो एंटीबायोटिक ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव होगा। अगर मैं बैक्टीरिया के अंदर बोलती कि बैक्टीरिया को किसी ने खाया तो क्या होगा कि जो उसको खा रहा है उसको तो नुकसान ही होगा, लेकिन बैक्टीरिया को क्या फर्क पड़ेगा ना यार। तुमको और रुको, थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। प्लांट्स, अच्छा ओपियम याद है किसी को? ओपियम, नहीं? अच्छा बहुत बढ़िया। ओहो ज्यादा डिफिकल्ट, खोल के बताना पड़ेगा। कभी तुमने सुना है कि जो ड्रग्स होते हैं वो प्लांट से बनते हैं, जैसे कि यस हशीश? मैम। अब तो तेरा बहुत जोर से ही अजमैम आया है। ओपियम तो तुझको पता नहीं था। जैसे हशीश होता है या गांजा होता है, राइट? तो ये प्लांट से बनते हैं। मेरे को बात बताओ, प्लांट गांजा क्यों बनाएगा, हशीश क्यों बनाएगा? उसकी बॉडी में उसका क्या काम है?
उसकी बॉडी में एक्चुअली में उसका कोई काम नहीं होता, वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाता। एक्चुअली उसकी बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से ये जो केमिकल्स है उसकी बॉडी में बन जाते हैं। तो लेट्स से ये पड़ा है हशीश, ठीक है, तो हशीश उसकी बॉडी में बन गया। प्लांट के लिए तो किसी काम का नहीं था ना इसको उसको इससे कोई फायदा हो रहा था, ना उसको इससे कोई नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसने इस इंटेंशन से बनाया ही नहीं था, ये तो एज ए बाय प्रोडक्ट उसकी बॉडी में बन गया, ठीक है। तो प्लांट के लिए ये जो हशीश है वो एक जीरो है, इसका उसको कोई फायदा नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यही केमिकल सॉइल में स्प्रेड हो जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस बता रही हूँ मैं, ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल इंटरेक्शन बता रहे हैं। तो यही केमिकल जो सॉइल में स्प्रेड होते हैं, तो क्योंकि ये जो हशीश होते हैं केमिकल बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो, और बहुत सारे ऐसे हार्मफुल क्या कहते हैं उन्हें, माइक्रोब्स कह लो या छोटे छोटे तुम इंसेक्ट्स कह लो, जो प्लांट के रूट्स के पास आ नहीं सकते। तो जो प्लांट्स की रूट्स होती है ना उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि ये जितने भी माइक्रोब है इस केमिकल की वजह से दूर रहते हैं। तो देखो एमेंजलिज्म में अब इसमें क्या हुआ, जो प्लांट था उसने इंटेंशनली ये किया नहीं, उसने तो ऐसे केमिकल सिक्रेट कर दिया उसकी बॉडी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको तो इस केमिकल से कोई फायदा नुकसान था ही नहीं, उसने बनाया ही नहीं था इस इंटेंशन से। लेकिन जो कहीं दूर बेचारा माइक्रोब आराम से बैठा था रूट्स के पास, सडनली उसको उस जगह से भागना पड़ेगा, क्योंकि उसको इससे नुकसान हो सकता है, वो मर सकता है, राइट। तो जो ये माइक्रोब भाग रहा है इसको हो गया नेगेटिव इंटरेक्शन, लेकिन प्लांट को थोड़ी इससे कोई फायदा फूदा हुआ था। हो सकता है उसमें से ऐसे भी कोई माइक्रोब हो जिसका प्लांट से कोई रिलेशन नहीं था, पर फिर भी बेचारों को भागना पड़ रहा है। तो प्लांट को इससे कोई इंटरेक्शन से कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, मैं कह दूंगी न्यूट्रल है। लेकिन जो माइक्रोब भागा है उसका है नेगेटिव इफेक्ट, वो मरने लग गया, तो इससे एक इंटरेक्शन को हम एमेंजलिज्म बोलते हैं। समझ आई बात? मैम एक बार रिपीट कर दो। देख, जो प्लांट है ना, जैसे हम है ना, हमारी बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वैसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और ऐसे बेस प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है यूरिन की फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में। वैसे जो प्लांट्स होते हैं वो यूरिन और फीसिस तो करते नहीं है, तो अपनी बॉडी से वो केमिकल की फॉर्म में चीजें निकाल देते हैं एज अ वेस्ट। तो प्लांट ने अपनी बॉडी से ऐसे निकाल दिया, हशीश एंड गांजा ये सब ऐसे उसकी बॉडी से निकल गया और सारा उसकी सॉइल में फैल गया। अब सॉइल में तो कितने सारे माइक्रोब्स होते हैं होते हैं नहीं, है ना। तो देख, प्लांट ने तो अपनी बॉडी से बस झाड़ा ही था ना, लेकिन जो सॉइल में माइक्रोब्स थे उनको इन केमिकल से बहुत स्ट्रॉन्ग ओडोर आती है, तो ये केमिकल उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो सारे माइक्रोब को अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा दूर, जहां ये केमिकल उनसे दूर रहे, राइट। तो वो जो माइक्रोब्स थे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, सो दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन प्लांट को थोड़ी कुछ फर्क हुआ, माइक्रोब बैठे भी थे तो ठीक है, नहीं भी बैठे थे तब भी ठीक है। तो प्लांट के ऊपर जीरो इंटरेक्शन का इफेक्ट है, लेकिन जो माइक्रोब उसके आसपास थे उनको नुकसान हो गया। ऐसे इंटरेक्शन को अमेंजलिज्म कहते हैं। समझ आया? यस मैम। वो प्यारी बच्ची जिसने पूछा था उसको समझ आया? जो है मैम। पक्का झूठ तो नहीं बोल रही? अब तुम बोल रहे हो ना एंटीबायोटिक के रिस्पेक्ट में, बताऊं एंटीबायोटिक के रिस्पेक्ट में बता दूं? Yes, ma'am. देखो, एंटीबायोटिक का इंटरेक्शन हम बताते हैं कि एंटीबायोटिक इज ए केमिकल। हम ना एक्चुअल में एंटीबायोटिक की जब बात करते हैं एज ए केमिकल बात करते हैं कि एंटीबायोटिक रिप्रेजेंट वन इंडिविजुअल यहाँ पर, ठीक है, और ये रहा ऑर्गेनिज्म। इसलिए ये चीज थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, ये सब बैक्टीरिया सोचते हैं, पर एंटीबायोटिक और ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक एक्ट एज वन इंडिविजुअल, ठीक है। अब देखना कि जो एंटीबायोटिक है जब वो बॉडी के अंदर जाती है, कोई भी एंटीबायोटिक है जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो वो जो भी माइक्रोब, एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है बाय द वे? किसको मारती है? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस? बैक्टीरिया। बस बैक्टीरिया, और किसी को नहीं मारती? वायरस नहीं मारेगी? नो मैम। मैम। अच्छा, कोविड तो वायरल डिजीज है, फिर एंटीबायोटिक क्यों खा रहे हो कोविड में? मैम वैक्सीन्स भी ले रहे हैं साथ में, एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? टू इंक्रीज इम्यूनिटी। एक्चुअली नो, नॉट टू इंक्रीज इम्यूनिटी। जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है ना तो वायरस की कोई दवाई नहीं होती, तो एंटीबायोटिक इसलिए खाते हैं ताकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे आपकी इम्यूनिटी गिरी हुई होती है, तो एक तरह से आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं कि अब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ना हो। तो देखो जब एंटीबायोटिक आई, एंटीबायोटिक को क्या फर्क पड़ता है, इट जस्ट अ केमिकल ना। तो ये एंटीबायोटिक जब ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करेगी विच इज बेसिकली बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, ओनली बैक्टीरिया। तो ये कहीं लिख लो,
कौन से ईयर का क्वेश्चन है मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कहीं का क्वेश्चन है और शायद मैंने तुम्हें बताया भी है पहले, जहां तक मेरी मेमोरी है। ओके, सो जो बैक्टीरिया है उसको इस इंटरेक्शन से हो गया नुकसान, एंटीबायोटिक को थोड़ी फर्क पड़ा। अगर बैक्टीरिया आ भी जाता बॉडी में ठीक है, अगर वो वहां पे नहीं भी होता तो एंटीबायोटिक हमारे सिस्टम में जाती, फीसिस और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल के आ जाती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंटीबायोटिक को इस इंटरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0। और ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ता है और वो भी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। तो ये इंटरेक्शन कौन सी हुई? मेंजलिज्म। तो अगर तुम बोलो मैम ये सिर्फ एंटीबायोटिक के लिए एप्लीकेबल है या सारी मेडिसिन के लिए, यार सारी मेडिसिन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन नीट सिर्फ एंटीबायोटिक के ऊपर इसके रिलेशन में क्वेश्चन पूछती है ना, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया? यस मैम। अच्छा, चल क्वेश्चन करके बताओ। 20 सेकेंड अब तो बनता है। 15 सेकेंड में 20 सेकेंड क्यों दूं? पिछली बार दिए थे मैंने 20 सेकेंड, 3 सेकेंड दूंगी। 5 सेकेंड डन। एक आंसर, अच्छा 2 आंसर। 9 सेकेंड डन, अच्छा 6 आंसर्स। 5 4 3 2 1 स्टॉप। ओके, अभी भी वैरायटी ऑफ आंसर्स। इफ प्लस साइन assign as beneficial interaction and minus sign assign as a detrimental excitation and 0 और O sign is for neutral interaction, ये तो उन्होंने थ्योरी दे दी। then population interaction represented by positive and negative। कौन सी इंटरेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव? एक को फायदा दूसरे को नुकसान। पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, आंसर इज डी। मेंजलिज्म में कौन सा लिखूं सिंबल? नेगेटिव नेगेटिव एंड 0। नेगेटिव एंड 0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0 एंड नेगेटिव यो मैम। लिख सकती हूँ ठीक है। कमेंजलिज्म में क्या लिखूं? पॉजिटिव 0। पॉजिटिव एंड 0। और ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, पॉजिटिव एंड 0, 0 एंड पॉजिटिव, राइट। और म्यूचुअलिज्म में क्या लिखूं? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये तो एक ही तरीके से लिखा जाएगा। ओके गुड। ओके सो द आंसर वुड बी डी। चलो बहुत बढ़िया। यही इंटरेक्शंस है जो हमने कवर करी है, सारी इंटरेक्शंस अब एक बार रीड करना। तुम क्वेश्चन कैसे आएगा देखो नीट पे। अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तुम्हें इनके एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने तुम्हें वेल का एग्जांपल दिया बार्निकल्स के साथ, वो एक एग्जांपल है कोमेंजलिज्म का। तो नीट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी एग्जांपल करने हैं, ठीक है, इंटरेक्शन के। तो हमारी जो सैटरडे को क्लास होगी ना, सैटरडे को क्लास में तुम्हारा एक मॉक क्लास होगी, ठीक है। मॉक क्लास करेंगे हम लोग। कब करेंगे? सैटरडे को, इस कमिंग सैटरडे को। कितने मिनट की करेंगे हम लोग? हम लोग करेंगे लगभग 30 मिनट की। ओके, तो 30 मिनट में किसी से भी सवाल पूछेंगे और मैं एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर प्रिपेयर कर लेना। चलिए आगे। मैम कंपटीशन का क्या होगा? कंपटीशन, सॉरी थैंक यू। हाँ कंपटीशन, अरे कंपटीशन का हमेशा नुकसान होता है। अगर दो लोग सेम रिसोर्स के लिए compete करते हैं तो हमेशा उनको नुकसान होता है, क्योंकि एनर्जी खर्च होती है एक दूसरे से लड़ने में। जैसे कि अगर कंपटीशन की बात करें, अगर तुम अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो नीट का तो बढ़िया, तुम अपने पे फोकस कर रहे हो। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि और कितने लाख बच्चे अपीयर कर रहे हो, तो तुम्हारे माइंड पे स्ट्रेस पड़ा, तो इसका तुम पे नेगेटिव इफेक्ट है। वैसे ही ये चीज करी तुमने, अब यही बी कोई बच्चा कहीं बैठा हुआ है लेट्स से देहरादून में, वो भी अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रहा है, लेकिन फिर वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि यार वो लाख बच्चा भी प्रिपेयर कर रहा है, उसके दिमाग पे भी प्रेशर बढ़ा, नेगेटिव इंटरेक्शन। सो जब भी कंपटीशन हम कंसीडर करते हैं दैट इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन। दोनों को नुकसान होता है उस कंपटीशन में, क्योंकि दोनों में लड़ाई होनी है ना। दोनों के बीच में लड़ाई होगी, यानी कि दोनों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, दोनों को स्ट्रेस में रहना पड़ेगा, दोनों को एग्जाम में अपीयर होना है, दोनों को कॉलेज के लिए लड़ना है। तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन है। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के बारे में मत सोचो, अपनी सीट पे फोकस करो, तो वो अच्छी चीज होती है। फिर हम कंपटीशन के बारे में नहीं सोचते। सो कंपटीशन इज एन इंटरेक्शन जब एक ही रिसोर्स के लिए, जैसे एक ही सीट के लिए सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच के या इंटरेक्ट करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको कहते हैं कंपटीशन, विच इज दोनों का नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। तो इसलिए किस पे फोकस करना है? अपने पे फोकस करना है। तुमको थोड़ी चाहिए 1 लाख सीट है, तुमको एक सीट चाहिए। तुम बस ये एक सीट सोचो, ये मत सोचो उस पे कितने बच्चे अपेयर करे। कोई तुम्हारी सीट पे अपेयर नहीं कर रहा, सब अपनी सीट के लिए प्रिपेयर करे। तुम एक सीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम बस एक सीट पे फोकस करो, बाकी को जाने दो।
तब दिमाग ठंडा रहेगा। जब दिमाग ठंडा होगा सिर्फ तभी क्वेश्चन निकलेंगे। पढ़ते सब है, प्रैक्टिस भी सब करते हैं। बहुत बच्चों ने ट्यूशन ली होगी, 3-3 4-4 साल के ड्रॉपर्स भी होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन किसका क्लियर होता है? क्लियर उसका होगा जो अपने पे फोकस करेगा और अपने दिमाग को शांत रखेगा पेपर में, राइट? सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट अदर पीपल, नॉट इवन द योर क्लासमेट। सब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुम अपनी पे ध्यान दो। ओके, जस्ट वन सीट पे फोकस करना हमने, राइट? Yeah, मैम। ओके, ऑलराइट, चलो अब बताओ मुझे। एक बार मैं तुमको पॉपुलेशन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कराती हूँ, उसके बाद ये चैप्टर मतलब फिनिश है, फिर तो कुछ बता ही नहीं इसके अंदर। चलो मुझे बताओ पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? कल बताया था मैंने। ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल, और सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होंगे। तो बेटा सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स एक साथ होंगे, उसको पॉपुलेशन देंगे। और कोई फीचर नहीं होगा? मैम स्पेसिफिक एरिया होगा। स्पेसिफिक एरिया होगा, डिफाइंड एरिया, वेरी गुड। एक और फीचर है सबसे मेन, दे कैन Sharing or competition for same नो resources. नो 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 They can reproduce. दे कैन इंटरब्रीड, नॉट रिप्रोड्यूस, इंटरब्रीड। एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकती है। ह्यूमन पॉपुलेशन है तो आपस में ब्रीड कर सकती है, डॉग की पॉपुलेशन आपस में ब्रीड कर सकती है, दैट इज पॉपुलेशन। हम कहते हैं ना डॉग की पॉपुलेशन है, कैट की पॉपुलेशन है, हम ये थोड़ी कहते डॉग कैट के साथ की पॉपुलेशन है। कैट कैट में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डॉग डॉग में। सो जो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं उनको कहते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, तो ये कहते हैं दो कंडीशन है। हमको ये जानना है कि एक पॉपुलेशन है, लेट्स से डब्बा बना लेते हैं हम, साहिल का फेवरेट डब्बा, ये रहे हमारे 2 डब्बे। ओके, कुछ नहीं करना, देखो इसको ना बड़े आराम से समझना। क्वेश्चन तो मैं तुम्हारे अपलोड कर दूंगी ड्राइव पे, आराम से क्वेश्चन निकल भी जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आराम से समझना है। अगर ये हो गया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे नहीं होगा, आई कैन एश्योर दैट। ओके, तो इसे हम आराम से समझेंगे। ओके, उठ गए सारे? सोए लोग? Yes, ma'am. Yes, मैम। पक्का सारे उठ गए? आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं नहीं पढ़ा रही। यो मैम। Yo, ma'am. Yes, मैम। ये 2 ही बच्चों ने 2 बार चीख के बोले। चलो ठीक है, फिर उठ जाओ। तो देखो ये कह रहे हैं मेरे को ना 2 पॉपुलेशन ऑब्जर्व करनी है। मैं कंडीशन बदलता हूँ। डिफाइंड एरिया तो मैंने ले लिया, ठीक है। पॉपुलेशन भी हमने इसी की पढ़नी है। तुम्हें जो इमेजिन करना है इमेजिन कर लो, जौन सा जानवर इमेजिन करना है, कोई चक्कर नहीं हमारे पास। कोई इमेजिन करना है तो मुझे बता दो, अपा वही सोच लेंगे। कौन सा जानवर का देखना चाहोगे? मनुष्य नहीं, Cats. और कोई? कुत्ता। बेटा तुमने गाली सी दी है, ये अब्यूजिव वर्ड नहीं यूज करने क्लास में। डॉग। कैट, उसने कैट बोल दिया, अब तो कैट को करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, डॉग नेक्स्ट टाइम याद रखना भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल डॉग का लेंगे। तो कैट की पॉपुलेशन देखनी है, ठीक है। हमने पहले केस में क्या किया, केस स्टडी में करते हैं इसको, ठीक है। केस 1 में हमने कर लिया कि फूड जो है अनलिमिटेड है। अच्छा, फूड अनलिमिटेड है तो रिप्रोडक्शन का रेट कैसा रहेगा? हाय भाई हाई रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली खाना अच्छा सा मिल रहा है तो एनिमल तो रिप्रोड्यूस करेंगे ना, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं। और चलो मैं इसका एरिया भी हटा देती हूँ, मैं कहती हूँ इसके पास अनलिमिटेड स्पेस है, तो जहाँ घूमना है घूमे, बिल्लियाँ इधर उधर म्याऊं म्याऊं करती रहे, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं अनलिमिटेड एरिया। तो इतना सारा अनलिमिटेड एरिया, पॉपुलेशन एंड ऑल दैट लिखने से अच्छा मैं इसको सिंपली लिख दूं एक साथ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ये सही रहेगी वर्ड, यो मैम। है ना? सिंपल भाषा में लिखते हैं, इतनी सारी मैंने मेहनत क्यों करी लिखने की। अच्छा, दूसरे केस में जो कैट है उनके साथ क्या केस है? केस 2 के अंदर क्या चक्कर है? केस 2 के अंदर हमने देखा कि जो फूड है वो लिमिटेड है, ठीक है। फूड हमारा लिमिटेड है, तो यहाँ लिमिटेड हो गया, ये वाला पॉइंट ही, तो दोबारा नहीं लिख रही मैं। रिप्रोडक्शन रेट ऑब्वियसली फिर थोड़ा लो है कंपैरेटिवली, एक पॉइंट तक बढ़ेगा फिर रुक जाएगा। फिर अनलिमिटेड एरिया भी नहीं है तो लिमिटेड एरिया है, राइट। तो एरिया भी हमारा लिमिटेड है, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? नो मैम। ठीक है, फिर लिख लो इसको फटाफट। चलो अगले पेज पे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली, क्वेश्चन आएंगे इससे दबा के। डन? डन मैम। या अब तो, अरे अरे, प्रोसेस प्रिंसिपल कहाँ से आ गया? आओ भाई, पहला केस देखते हैं। केस 1, अगर अनलिमिटेड फूड है
तो ये पॉपुलेशन ग्रो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, सही बात है। अगर खाने, तुम सोचो ना, बिल्लियाँ बैठी है, उनको अनलिमिटेड खाना भी आ रहा है, बढ़िया से एरिया, जहां मर्जी बैठ के म्याऊं म्याऊं करे, तो उनका पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा? क्या वो अपना नंबर इंक्रीज करती जाएगी या बोलेगी कि नहीं बस इतना ही? मैम Increasing इंक्रीज होगा। कर दी। इंक्रीज करती जाएगी ना, अनलिमिटेड अमाउंट में इंक्रीज करती जाएगी, राइट? मतलब उनका जीवन सफल है, कह सकती हूँ मैं, जीवन मस्त है, बोल दूं ऐसे, यो मैम। है ना? तो हम जीवन से एक वर्ड याद रखेंगे, जे, और इसको हम कहते हैं जे शेप्ड कर्व। तो जे शेप्ड कर्व हमें कब मिलेगा? जब रिसोर्सेज कैसे है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। यस, ये तुम पकड़ गए बात, राइट? तो जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो जे शेप कर्व आता है, ठीक है? तो ये रहा नीट का पहले 4 मार्क का क्वेश्चन। अब मैं कर्व बना लूं, अब कर्व में तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी, फिर मेरी मैथ तो खराब है। बताओ भाई, एक्स एक्सिस पे क्या लिखूं, वाई एक्सिस पे क्या लिखूं? जो पढ़ के आए हैं, जे शेप कर्व, बोलो। मैम वाई पे पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी, टाइम। एक्स पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? ऊपर ये बढ़ रही है और इधर टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, टाइम को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ टी से, करेक्ट? कर देना। और पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन। पॉपुलेशन डेंसिटी को ही, अब ये ध्यान से सुनना एक बात, इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं और इसी को हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बोलते हैं। तो तुम्हें ना लैंग्वेज चेंज आ सकती है किसी किसी हेल्प बुक में, तो ना पहले तो इकोलॉजी में हेल्प बुक पढ़नी नहीं है, पर फिर भी तुम ढीठ हो, पढ़ोगे तो हो ही। तो अगर तुम पढ़ोगे और वहां पे शब्द अलग आए तो ये मत समझना मैम ने नहीं पढ़ाया था, मेरे पे शक मत करना, एक ही वर्ड है। किसी को बोलते हैं हम कैपिटल एन, एन नहीं होता, कैपिटल एन होता है। इंग्लिश नहीं आती तुम्हें? स्टूपिड। चलो, तो कैसा कब बनेगा ध्यान से देखना बस ये, ठीक है? ये देख लेना, उसके बाद बात खत्म। पहले जो पॉपुलेशन है, जो बिल्लियाँ थी हमारी साहिल की प्यारी प्यारी बिल्लियाँ, पहले 3-4 बिल्लियाँ थी, पहले वो एरिया के अकॉर्डिंग एक्लिमेटाइज करेगी। एक्लिमेटाइज करेगी मतलब एरिया के अकॉर्डिंग ठहल जाएगी। जैसे हमने क्लासेस करी थी तो पहले हम आपस में थोड़ी बातें करते थे ना, फिर धीरे धीरे मुझे पता चल गया पागल हो तुम, तुम्हें पता चल गया पागल हूँ मैं, तुम्हारी एडजस्टमेंट हो गई, राइट? तो वैसे बिल्लियाँ भी एक्लिमेटाइज करेगी कि इन्वायरमेंट कैसा है, कहाँ मुझे सोना चाहिए, क्या खाने का है, कहाँ पर बैठ के म्याऊं कर सकती हूँ। तो एक्लिमेटाइजेशन के फेस में पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, टाइम ज़्यादा कवर होगा, ठीक है? तो पहले तो ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद उनको रियलाइज हो जाएगा भैया यार तो बहुत ही खाना है। मस्त ऐश करो, तूफान मचा दो। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और ये ग्राफ तुमको ऊपर को जाके दिखेगा। तो अगर तुम देखो तो जे भी कुछ इसी तरीके से बनता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये जे शेप ग्राफ है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करती चली जा रही है, कोई रोक नहीं रहा, तो ऐसी वाले ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है? तो पॉपुलेशन ना 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए पीछे जा रही हूँ, घबराना नहीं है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमने पढ़ना क्या था? हमने पढ़ना था अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल, भयंकर वाली, जो हमने अभी पढ़ी, और एक होती है लॉजिस्टिक, लॉजिकल, जो जिंदगी में एक्चुअल में होती है, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? जब खाना अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, उस केस में हम देखते हैं कि जे शेप कर्व मिलता है और ये ग्रोथ हमें दिखती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इज इट क्लियर? यस मैम। डन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इससे क्वेश्चन बनता है, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है। अभी मैम समय प्रीवियस है, स्लाइड। अभी ले लो, तब तक मैं जल ग्रहण कर लूँ। डन मैम। पानी नहीं पीने देगा, गर्म है। ओ शिट, एक तो गर्मी ऊपर से गर्म। अरे गर्मी से याद है, वहाँ मौसम कैसा है बहुत ज़्यादा ठंड है मैम। यार? मुझे भी आना है। यहाँ बहुत गर्मी है और मेरी रूममेट बीमार हो गया तो वो मुझे पंखा नहीं चलाने दे रही, वो खुद कंबल में सो रही है। बताओ, अगर कल तक मैं पिघल गई तो देखना तुम्हारी क्लास शायद कोई और टीचर ले। केस टू किसका था? मैम लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का। अच्छा, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो फिर क्या होगा? सोच के बता। अब एक रूम भरा पड़ा बिल्लियों से, ठीक है? जगह भी इतनी है, एक ही रूम है,
4 बिल्लियां हैं इसके अंदर, 4 कैट्स बैठी है, इतना ही रूम है, पहले तो वो देखेंगी चारों तरफ ये क्या हो गया। अब उनके पास खाना भी लिमिटेड है, रहने की जगह भी लिमिटेड है, सब रिसोर्सेस लिमिटेड है उनके पास। तो इनिशियली क्या होगा, और कैट्स क्या डिसाइड करेंगी, एक्सेप्ट म्याऊ म्याऊ क्या डिसाइड करेंगी? compete करेंगे मैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये लड़ाई करवाएगा। क्या कैट फाइट करेगी, हाँ वो नेचर में तो होती है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, अभी तो खाना है ना 4 जनों के हिसाब से तो काफी है, मतलब लिमिटेड है लेकिन खाना है ना। तो अभी खाएंगी थोड़ा बहुत, एक दूसरे को पंजा वंजा मार लेंगी। तो अभी रिप्रोडक्शन करेंगी या नहीं? यस मैम। बिल्कुल करेंगे जी, रिप्रोडक्शन तो करेगी, पॉपुलेशन बढ़ाएगी तो बढ़ा देते हैं पॉपुलेशन को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एक्स एक्सिस पे वही टाइम है, वाई एक्सिस पे वही क्या है, वाई एक्सिस पे Population density. पॉपुलेशन डेंसिटी, एन लिखूंगी अब मैं, है ना, अब मैं स्मार्ट होगी। तो पहले तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली यार वैसे पीछे वाले के तरीके से करेगी, एक्समेटाइज कर रही है, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, नो डाउट इंक्रीज करेगी, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगी। फिर जब बच्चों के बच्चे हो जाएंगे और रूम भर जाएगा, फिर क्या होगा? फिर एक Ma'am, पॉइंट constant. आएगा, हाँ फिर एक कांस्टेंट पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि बिल्लियाँ रिप्रोड्यूस करने से ज़्यादा प्रेफर कर रही है कि वो खाना जितना है वो ढंग से खा ले। वो रिप्रोड्यूस करने से ज़्यादा लड़ाई चल रही है वहाँ पर अपने सर्वाइवल की, कि अगर वहाँ पर थोड़ा ही खाना है तो वो आपस में लड़ाई करने में ज़्यादा बिजी है कि उनको खाना मिल जाए रेदर देन रिप्रोड्यूस, राइट। तो ये वाला जो कर्व है ये थोड़ा सा स्टाइलिश सा है, ये आता है एस शेप कर्व, राइट। तो ऐसी वाली ग्रोथ जो एक्चुअल में देखा जाए नेचर में कभी ना स्पेस अनलिमिटेड होती है ना ही खाना अनलिमिटेड होता है, हमेशा लिमिटेड होता है। तो इस टाइप के जो केस होता है, इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं कौन सी ग्रोथ? लॉजिकल ग्रोथ, और इसी को हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में तुम्हें कैसा कर्व मिलता है? S shape. एस शेप कर्व, वेरी गुड। इज इट क्लियर कैसे बना ये? Yes, ma'am. एक ही को समझ आया, बाकियों को नहीं आया? डन हाँ, मैम। डन मैम। एस शेप कर्व को ही सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं, ठीक है। पक्का डन ना? यो मैम। ये मैम। अब देखो कौन सा पॉइंट था जब बिल्लियों को ये रियलाइज हुआ। देखो कितनी गहरी, एक तो एग्जाम्पल बिल्लियों का लिया ना इसने, कितनी गहरी बात है ये। ऐसा कौन सा पॉइंट था जब सारी बिल्लियों को ये रियलाइज हुआ होगा कि बस रिप्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देना, खाने पे देना है, नहीं तो भूखे मर जाएंगी। उस पॉइंट को क्या कहते हैं पता है? मैम कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, वाह वेरी गुड, इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। के से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल के से लिखेंगे कैरिंग कैपेसिटी। देख रहे हो तुम कैसा सरकाज़म है ये? इतना क्लियर? कैरिंग कैपेसिटी क्या मैंने तुमको बताया? कैरिंग कैपेसिटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में या लॉजिस्टिक में ही बताया सिर्फ? बताओ। लॉजिस्टिक में बताया। हम logistic में. बताया ना, तो लॉजिस्टिक में ही है ये लॉजिक। देखो बिल्ली इतना ध्यान से सोच रही है, तो याद रखना के यहाँ पड़ा है। एक्चुअल में इसमें तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, वो कब आते हैं? वो जब तुम कॉलेज में जाते हो। जब हम पोस्ट ग्रेड में थे हमें न्यूमेरिकल आते थे, मेरे तो बहुत ही खराब जाते थे, लेकिन तुमको नहीं आएंगे। तो तुम्हें जो क्वेश्चन आएंगे मैं वो काट काट के बता रही हूँ, ठीक है। इतना डन? सबका डन? Done, ma'am. ये मैम। पक्का? चलो अब फॉर्मूला बता दूं? यस मैम। मैम। ऐसे तुम्हें क्या लगा था तुम थ्योरी करके भाग जाओगे? फॉर्मूला भी करेंगे, ठीक है। अगर अब ये दोबारा क्वेश्चन आया ना, पहले यही सॉल्व कर लेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहला केस किसका था? नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, थक गई मैं। जल्दी बोलो। Unlimited resources. अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्या कैसी ग्रोथ होती है ये? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। Exponential. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। और दूसरा केस किसका था? लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ। कैसे रिसोर्सेज है? Limited. लिमिटेड रिसोर्सेज। ए कंपटीशन चल रहा है, कौन आंसर देगा, नाइस। अच्छा मुझे बात बताओ, घर वाले जो तुम्हें अच्छे से खाना देते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो बेसिकली तुमको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, राइट? है ना। अब तुम ग्रो करोगे, कॉलेज जाओगे, फिर भी वो तुम्हारी फीस भरेंगे, सब केयर करेंगे, राइट। फिर तुम जॉब में चले जाओगे, फिर एक टाइम आएगा जब वो ओल्ड हो जाएंगे, फिर उस टाइम पे क्या होगा? कौन प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेस? हम प्रोवाइड करेंगे, राइट, करेक्ट। तुम्हारी आवाज क्यों बैठ गई? पीछे मम्मी बैठी सुन रही है। अब लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे।
तो देर इज अ लिमिट, कह सकते हैं ना कि पेरेंट्स की तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखने की, तुम्हें रिसोर्सेज देने की एक लिमिट है ना। वो तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो रिसोर्सेज नहीं दे पाएंगे, अब तुम्हारी टर्न है, राइट। सो देर इज अ लिमिट जो तुम्हारे पेरेंट्स की तुम्हें रिसोर्सेज देने के लिए, करेक्ट। रिसोर्सेज से मतलब है खाना, रहना, सब कुछ, तुम्हारी पॉकेट मनी इंक्लूडिंग। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस तो मैम। मैं इनको क्या कह सकती हूँ कि इसे मैं कहूंगी व्हाट इज दिस, ये जो पेरेंट्स की नेचर है इसे हम कहेंगे केयरिंग कैपेसिटी ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स की कितनी क्षमता है तुम्हें रिसोर्सेज देने की, ठीक है। इसी को अगर मैं बायोलॉजी में कहूंगी तो कैरिंग कैपेसिटी पेरेंट्स की जगह मैं नेचर कर दूंगी, ठीक है। तो नेचर की कितनी क्षमता है किसी भी पॉपुलेशन को रिसोर्सेज देने की। नेचर में अगर बाहर एक स्क्वेरल है, स्क्वेरल की पॉपुलेशन है, तो नेचर उसको कितना खाना दे सकती है, कितना पानी दे सकती है, कितना ऑक्सीजन दे सकती है, कितनी जगह रहने के लिए दे सकती है। वो नेचर की जो कैपेसिटी है उसको कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स की कैपेसिटी है उसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। कैरिंग कैपेसिटी समझ आया? नेचर की होती है, देख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। समझ आई बात? Yes, ma'am. पक्का समझ में आई सबको? यस यो मैम। गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल्स का है क्या? यस मैम। समझ आया ना? अब देखो, यो मैम। अब जो कैरिंग कैपेसिटी हो गया, अब जो तुम हो, इन इन रिटर्न तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम्हें सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं तुम्हारे घर वाले, तो तुम इन रिटर्न क्या करते हो? क्या कर सकते हो? डू वेल इन स्टडीज। तो पहले तो बिना हंसे बोलना बंद कर। तू जरा माइक हटा, मैं तेरी मम्मी को बुलाती हूँ, साहिल की मम्मी। गलत टाइमिंग पे हंसता है ये। तुम क्या कर सकते हो? उनके रिसोर्सेज को रेसिप्रोकेट कर सकते हो। कैसे? कि तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। हम्म। अगर वो तुम्हारी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम अपनी एजुकेशन अच्छे से करो और उससे कुछ बनो, राइट। अगर वो तुमको अच्छे से फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम ढंग से खाना खाओ भी। बाहर से जाके खा लेते हो, घर पे भी तो खाओ ना, ताकि तुम्हारी सेहत बने, तुम हेल्दी रहोगे तो तुम उनका ध्यान रख पाओगे, राइट। सो तुम्हारी कितनी क्षमता है कि जब तुम्हें रिसोर्सेज मिल रहे हैं घर से तो तुम कितना पढ़ सकते हो, अपने आप को कितना अच्छा कर सकते हो उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक रेट ऑफ रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरेस्टिंग रेट ऑफ इंक्रीज, कि तुम इंटरनली उन सारे रिसोर्सेज को यूज करके अपनी ग्रोथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। उसे ऐसे याद रखो कि उन सारे रिसोर्सेज को यूज करके अपने अंदर से, अपनी पोटेंशियल से, अपने दिमाग से, मेहनत से अपने आप को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। इज इट क्लियर? यो मैम। लड़कियों, ये क्लियर है या नहीं? यो मैम। यो मैम। नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, पूछ लो। तो नेचर में इंट्रिंसिक रेट क्या है? अब भाई कैट ने जाके पेपर तो देना नहीं है नीट का, तो उसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज क्या है कि हाउ मच इट कैन रिप्रोड्यूस और हाउ मेनी टाइम इट कैन रिप्रोड्यूस, राइट। ऑफस्प्रिंग ही बनाने उसने, नेचर में तो उनका ये रूल है ना एनिमल्स का, राइट। तो ये होती है कैरिंग कैपेसिटी और एक होता है इंट्रिंसिक रेट। तो याद रखना, नेचर की हमेशा कैरिंग कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो रिसोर्सेज नहीं दे सकती। तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट लिया। डन मैम। ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट वाला केस था ना, क्या इसमें कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा? क्या नेचर की कैरिंग कैपेसिटी की हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कहीं बात करी No, ma'am. कि नेचर ने अनलिमिटेड रिसोर्स दे? नहीं ना। तो कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाना, पहला क्वेश्चन, पहली गलती होती है नीट में, ठीक है। अब दूसरी चीज, हम इसे हम कैसे करेंगे? कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है ना, तो हम देखो, हम लिखेंगे चेंज इन पॉपुलेशन। इस ग्राफ से हमें ये जानना है कि वो बिलियों की पॉपुलेशन कैसे चेंज हुई। तो चेंज इन पॉपुलेशन को हम लिखते कैसे हैं? पॉपुलेशन को कैसे लिख रही थी मैं? एन से, और मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ूंगी ना, हर टाइम पे नोटिस कर रही हूँ तो टाइम को नीचे लिख दो। चेंज बोल रही हूँ ना तो आगे मैं लगा दूंगी डी। इतना तो सबको पता है ना कि अगर ऐसा डेल्टा हो तो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, लेकिन डी वाला डेल्टा लिखो तो वैल्यू चेंज होती है, ये पता है? यस मैम। अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो डी एन बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन पॉपुलेशन किसकी? बिलियों की, विद टाइम। तो टाइम के साथ कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है? अब मुझे बात बताओ, एक रूम में बिल्लियां बंद है तो वहां पे बर्थ रेट होगा? मानते हो नई बिल्लियों का जन्म होगा? क्या बात होगी?
हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. यस यस मैम मैम। अरे थक गए हो क्या, बता दो। बेटा अगर एक रूम में बिल्लियां बंद होगी है तो क्या वहां पे रिप्रोडक्शन होगी, नए बच्चों का जन्म होगा? Yes, ma'am. होगा ना, नए बच्चों का जन्म तो होगा। क्या समझ नहीं आया या तुम मुझसे ऐसे ही खेल रहे हो? कभी कभार खेलते हो ना तुम। नहीं मैम, समझ आ गया। तो बर्थ रेट होगा, लेकिन बेटा वहां पे डेथ भी तो होगी ना, ऐसा इमॉर्टल थोड़ी है हैरी पॉटर वाली बिल्लियां थोड़ी है कुछ भी है। तो डेथ रेट भी आएगा ना। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू जो इनिशियल पॉपुलेशन है, ये फॉर्मूला दिखा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू जो इनिशियल पॉपुलेशन है। इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ। कैसे? मैं सिंपली लिख दूंगी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल r से इनटू n। सो dn by dt equals to rn। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यो मैम। यो मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया? डन मैम अब वो लिमिट जिसके बाद आगे पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही थी वो थी कैरिंग कैपेसिटी। तो इसको इसी फॉर्मूला में डाल दो, dn बाय dt rn। अब तुम इसमें कुछ नहीं करोगे, अब इसमें तुम k को ऐड कर दोगे, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 माइनस k बाय n, ऐसे लिखते हैं। ये तुम कौन सा होमवर्क करके आए हो जो 4 बच्चे करके आए थे? साहिल कैसे लिखते हैं इसे? मैम मैं 1 माइनस के अपॉन एन, उसके बाद एलसीएम लेके के माइनस एन अपॉन एन आ जाएगा। हाँ, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn होल के माइनस एन अपॉन के। ये माइनस एन अपॉन के। कैसे याद रखेंगे? जिनको रट्टा, देखो तुम्हें डेरिवेशन नहीं करनी, तो ये जो डेरिवेशन बता रहे हैं करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें याद कैसे रखना है कि 2 बार के लिखना है, ठीक है? लॉजिस्टिक ग्रुप में मैंने 2 बार के लिख दिया क्योंकि मैं एक्सपोनेंशियल में लिखती नहीं हूँ। ऐसे याद रख लेना। समझ में आई बात? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया 2। क्लियर? मैम स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम यो मैम। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन करना, 40 सेकेंड टाइम मिलूंगी मैं ऐसे। और ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, यस, लेकिन ये कल कराया था और एक्स्ट्रा रुक के कराया था आंचल, तो तेरे आंसर का वेट है मुझे। ओके कम ऑन, 12 सेकेंड्स गॉन। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये पता होना चाहिए तुम्हें, कल ही करा था हमने। 20 सेकेंड्स गॉन। वेरी गुड। वेयर इज आंचल्स आंसर? आंचल 5 4 3 2 1 स्टॉप। यस, ठीक है, थोड़े तो आंसर आए हैं, बहुत सारे नहीं। कितना टाइम है अभी? है हमारे पास टाइम। गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या था? कंपटीशन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल क्या कहा था गॉस ने? मैं तो भूल गई भैया, मैं तो सब गई। कोई बता दो, नहीं बताओगे? मैम ये बोलते हैं कि लाइक एक निशे में अगर कोई मतलब अगर दो वेराइटीज, दो स्पीशीज एक निशे में आ रही हैं तो अल्टीमेटली कंपटीशन में आ जाएंगी सूनर और लेटर, फिर बिकॉज दे आर कंपीटिंग फॉर अ सेम रिसोर्सेज। तो किसी फिर एक का एक्सक्लूजन हो जाएगा। अगर कोई 2 स्पीशीज है, माने ए और बी है, और उनके पास एक लिमिटिंग रिसोर्स है, मैंने बर्गर बना के समझाया था, ए और बी के बीच में लड़ाई है कि बर्गर एक ही है। तो जब रिसोर्स लिमिटिंग होगा तो क्या होगा, कोई एक ही जीतेगा, इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होगी, तो जर्नली जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा। लेट से बी जीत गया तो ए वाले को जाना पड़ेगा, या तो उसको वो मार देगा या फिर उसको जाना पड़ जाएगा, तो उसका एक्सक्लूजन होगा। ये कहा था गॉस ने कि 2 स्पीशीज जब सेम रिसोर्स पे फीड करती है तो वो एक साथ नहीं रह सकती है। यही बात देखो कौन सा ऑप्शन कह रहा है, नो 2 स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश। निश मतलब उसका फंक्शनल रोल नेचर में, इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब हमेशा के लिए, कुछ टाइम के लिए लड़ बढ़ सकते हैं ना, हमेशा के लिए नहीं हो सकती। सो नो 2 स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। क्या इसने ये सही बोला? इज इट करेक्ट? यस मैम। यो मैम। अगर निश कंफ्यूज है तो इसको ऐसे इमेजिन कर लो, फूड, कि अगर एक ही फूड पे 2 स्पीशीज फीड कर रही है और वो फूड जो है वो लिमिटिंग है, तो वो दोनों एक साथ हमेशा नहीं रह सकती है। क्या यही बोला था गॉस ने? यही बोला था गॉस ने।
इसको लगता है नहीं बोला था गॉस ने, वो पढ़ के आओ गॉस ने क्या बोला था। दूसरा, लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थ्रू कंपटीशन। ठीक है, लेकिन क्या गॉस ने हमेशा ये बोला था लार्जर एंड स्मॉलर का पॉइंट? नहीं ना, उसने बोला था जो स्ट्रॉन्गर होगी चली जाएगी। ऐसा थोड़ी है, अब हाथी शेर में लड़ाई होगी, मान लो हाथी जीत गया, तुम्हें क्या पता। हम कह नहीं सकते ना स्मॉल और लार्ज के बीच में, मान लो तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाए, है ना, लिख पिटोगे तो तुम ही। लेकिन स्टिल इमेजिन तुम्हारी हाइट मुझसे लंबी हो फिर भी तुम पिट रहे हो, तो ये सेकंड वाला पॉइंट नहीं सही बैठता। थर्ड, मोर अबंडेंट स्पीशीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीशीज थ्रू कंपटीशन। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है मोर अबंडेंट स्पीशीज किसकी है, किसकी, गीदड़ की है, और लेस अबंडेंट स्पीशीज शेर की है, शेर ही जीतेगा भाई, ऑब्वियस है। कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्स एक्सक्लूड्स स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस। सेम रिसोर्स, ये डेफिनेशन ही गलत बन रही है। कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्स एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है फूड प्रेफरेंसेस और भी हो, बट फूड ही लिमिटेड अवेलेबल हो। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। डन। यो मैम। यो मैम। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद सीधा केमिस्ट्री क्लास है ना, तो फिर रुक नहीं पाएंगे। किसी को कोई डाउट है अभी तक? मैम नो। प्रीडेशन और वो पैरासिटिज्म वाला समझा दो। पैरासिटिज्म में प्रीडेशन है, अच्छा, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में ना, यो मैम। प्रीडेशन है कि अगर एक बड़े से ऑर्गेनिज्म ने छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म को खा लिया, वो प्रीडेशन है। जैसे कि एक क्रोकोडाइल ने किसको खा लिया, आंचल को, है ना, तो वो हमारी प्रीडेशन है। पैरासिटिज्म है एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बड़े वाले ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है और धीरे धीरे उससे खाना खाता रहता है। जैसे कि लाइस पड़ जाना किसी के सर पे, तो वो धीरे धीरे उससे खाना खाता रहता है, खून चूसता रहता है, तो इसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म। तो प्रीडेशन में बड़ा सा ऑर्गेनिज्म छोटे वाले को खा जाएगा पूरा, और पैरासिटिज्म में छोटा सा ऑर्गेनिज्म होस्ट के ऊपर लगा हुआ धीरे धीरे उसे खाता है। तो ये फर्क होता है, सिंबल सेम आते हैं, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, लेकिन मेन फर्क होता है हमारा साइज का। ये बात समझ आई? यो मैम। दूसरा ये फर्क भी है कि पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइट होते हैं वो हमेशा अपने होस्ट के साथ, खाने के साथ चिपके रहते हैं, लेकिन प्रीडेशन में ऐसे क्रोकोडाइल आएगा फटाफट आंचल को खा के भाग जाएगा, वो उसके साथ हमेशा उसके साथ हाथ पकड़ के नहीं चलेगा, राइट। तो पैरासाइट में, पैरासिटिज्म में दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन रहता है, प्रीडेशन में हमेशा एसोसिएशन नहीं रहता, सिर्फ खाने के टाइम पे पास आते हैं और फिर वो उसको खा जाते हैं। क्लियर? यो मैम। और किसी को कोई डाउट है? नहीं? नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, कल आते पहले इसका आंसर पूछूंगी। स्क्रीनशॉट लो, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। वैसे तो ये उस कॉन्सेप्ट के बिना भी हो जाएगा जो मैंने तुम्हें पढ़ा है, तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि वेरी लेस कॉमन है। ये किसकी क्लास है अभी? मैम केमिस्ट्री। अच्छा, सुनील सर किया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यो मैम। साहिल, ऐसा होता नहीं है कि नेचर की कैरिंग कैपेसिटी एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म के बराबर हो, पर मान लो ऐसा केस हो जाए, के और एन एक दूसरे के इक्वल हो जाए, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उतना ही खाना है, 6 बिलियन और 6 बिलियन के लिए 6 मछलियां ही हैं, तो वो पहले तो खा लेंगी, उसके बाद भयंकर कंपटीशन होगा और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। रिसोर्सेस नहीं है ना, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन ही होगी, इंडिविजुअल मरने लग जाएंगे। ठीक है, डन मैम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यो मैम। मैम। ये क्वेश्चन ट्राई करके आना, और ये मैं यस डाल मैम। दूंगी जो मैंने बनाए हैं, ये वही आगे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं बड़े करके। एक बार तुम प्रेजेंटेशन देख लेना और एक बार इसको करके आना है, ठीक है? सेम चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी, अब सुनील सर के आने का टाइम हो गया है। रुको मैं पहले रिकॉर्डिंग रोकती हूँ।